पहला क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ 1 मिनट, ठीक है, इस डैश साइन का मतलब होता है मिनट, सो द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मिनट को अगर हमने रेडियन की टर्म्स में फाइंड आउट किया तो वो किसके इक्वल होगा, एंड ये इसके 4 ऑप्शन आए थे, तो हमें 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, एंड अगर आपको डिग्री के साथ रिलेशन पता है मिनट का, तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं कि 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, फिर हम बाकी सब कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है, एंड इसका करेक्ट आंसर है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अब ये आंसर आया कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनट और डिग्री के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए था। फिर हम डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन जानते हैं कि 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल है। तो ये रिलेशन हम बहुत बार यूज करते हैं, तो ये रिलेशन हमें पता था। जो रिलेशन हमें चाहिए था वो था मिनट का डिग्री के साथ, एंड मैंने लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इक्वल है π/180 के, सो इट विल बी इक्वल टू π/60 इंटू 180 रेडियन, एंड सिर्फ अब हमें पाई की वैल्यू डालनी है और इसको कैलकुलेट करना है, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड था, ओके। इसमें हमें सिर्फ सिंपल कुछ रिलेशन पता होने चाहिए थे, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर हमें 1 मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स पे हमें ध्यान रखना है, ओके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यूनिट बतानी है थर्मल कंडक्टिविटी की, ओके। यूनिट बतानी है किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी हमने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जूल पर मीटर, केल्विन, के कैपिटल के मतलब केल्विन, ये टेम्परेचर की यूनिट है। डब्ल्यू मीन्स वॉट, वॉट मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, जूल मीटर पर केल्विन। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट पर मीटर केल्विन। अब ये आया कहाँ से, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था थर्मल कंडक्टिविटी का, एंड थर्मल कंडक्टिविटी ये होता है कैपिटल के, एंड इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर से आता है कि हीट अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते ही कैपिटल के आ जाता है, वेयर कैपिटल के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बिकॉज अब क्यू क्या है, हीट है, तो क्यू की यूनिट क्या है, जूल, ओके। अब यूनिट्स की टर्म में बात करते हैं, क्यू की यूनिट है जूल, डिवाइड बाय टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकेंड, के की यूनिट हमें फाइंड करनी है, ए एरिया है, मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं कि मीटर में कैलकुलेट किया है, डेल्टा टी टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट केल्विन में होगी, एंड एल लेंथ है उसको भी हम मीटर में एज्यूम कर लेते हैं, ओके।
अब जूल पर सेकंड क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है हमारा पावर, एंड पावर की यूनिट होती है वॉट। तो इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस K की यूनिट क्या हो जाएगी? W डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन। सो ये यूनिट हो गई हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, यहाँ पर वही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है सबको। तो यूनिट ऑफ K विल बी W पर मीटर केल्विन। ओके, ये यूनिट है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए था। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आया है हमारा। इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E अपॉन G हैज द डायमेंशन ऑफ। अगर E एंड G रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को एंड G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तो E अपॉन G का डायमेंशन क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हम एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करेंगे, एंड हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों की डायमेंशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे एंड करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला, कोई सी भी एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, हम जानते हैं कि हर टाइप की एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। फोर्स का हमें डायमेंशन पता है तो हम एनर्जी का डायमेंशन भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और एनर्जी का डायमेंशन आप कैलकुलेट करके लाओगे वो आएगा ml2t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन से फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है? हेलो जितेंद्र। सो कौन से फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है? हम जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, एंड उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, अब हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, हमें मास का डायमेंशन पता है, r डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन पता है। सो बिकॉज हमें इन सब क्वांटिटीज का डायमेंशन पता है, हम G का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस फॉर्मूले से G का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो G का डायमेंशन क्या आएगा उसको फाइंड आउट करिए, एंड देन हम E अपॉन G का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने G का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया होगा, एंड उन दोनों को डिवाइड करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स मैच करो कि कौन सा है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन m2l-1t0। अपना सॉल्यूशन आप मैच कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन से, कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी हमने सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से निकाल दिया। एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 आया। जनरली हम एनर्जी का डायमेंशन याद ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। फोर्स एंड एनर्जी ये दो डायमेंशन है जो आपको याद रखने होते हैं, बिकॉज ये हर जगह आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूले से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2। ओके, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l स्क्वायर, मास का डायमेंशन होता है m। ओके, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया m-1 l3t-2। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, एंड अब हमें क्या करना है, E अपॉन G करना था। तो दोनों के डायमेंशन को डिवाइड किया, एंड फाइनल आंसर इज ml2l-1t0। सो आई होप आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो फॉर्मूलेज पता होने चाहिए थे जिसमें एनर्जी आता है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया बिकॉज़ इसमें हमें क्या करना पड़ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को कैलकुलेट करना पड़ गया। उसी के बाद हमने फाइनल आंसर तक पहुँच पाए। बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज अ स्क्रू गेज इज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। स्क्रू गेज ने कुछ रीडिंग्स दी जब हमने एक वायर के डायमीटर को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। एंड वो रीडिंग्स क्या थी? मेन स्केल की रीडिंग 0 मिलीमीटर आई एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 डिवीजन आई। Okay. Given that 1 millimeter of the main scale correspond to 100 division of the on the circular scale, the diameter of the wire from the above data. जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंस्ट्रूमेंट से अगर स्क्रू गेज से क्वेश्चन पूछा गया है तो जनरली डायमीटर कैलकुलेट कराते हैं किसी वायर का। एंड ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चीज पे आया है। तो हमें फॉर्मूला पता है, हमें मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 0 मिलीमीटर, हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 52 डिवीजन, और हमें कह रखा है कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल की करस्पॉन्ड करता है 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल का। ओके, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो हम डायमीटर का फॉर्मूला जानते हैं। ओके, डायमीटर का फॉर्मूला था मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। इस क्वेश्चन में कोई भी 0 एरर नहीं दिया गया है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि क्वेश्चन में अगर 0 एरर ना दिया गया हो तो हम अपने आप ही अज्यूम कर लेंगे कि 0 एरर की वैल्यू है 0। तो अब हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास लीस्ट काउंट नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। ओके, स्टेप वाइज चलते हैं क्वेश्चन के लिए। स्टेप 1, लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला यूज्ड। एंड थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन आपको करना है एंड आपके पास आंसर आ जाएगा जो इनमें से कुछ मैच करेगा। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, सब कुछ आपको गिवन है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज में आएगी। यहाँ से लीस्ट काउंट निकलेगा कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग 100 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग के बराबर है। तो यहाँ से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो। लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो गया तो फिर फॉर्मूला यूज करो एंड देन फाइनल कैलकुलेशन करो। एंड ये रहे इसके ऑप्शंस। सो करेक्ट आंसर क्या आया है? अगर आप लीस्ट काउंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो हमें जनरली याद भी होना चाहिए कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है एंड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। बट हम क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 0.052 सेंटीमीटर एंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे ये आंसर आया। तो अगेन 50 मेन स्केल की रीडिंग 0 दे रखी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 डिवीजन दे रखी है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गेज में होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन एंड हमसे कह रखा था कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1/100। सर्कुलर स्केल की डिवीजन बिकॉज 100 दे रखी है एंड पिच 1 दे रखी है कि 1 बार रोटेट होगा। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.0 मिलीमीटर। बट आपने ध्यान से देखा होगा कि क्वेश्चन में सारी की सारी चीज सेंटीमीटर में दे रखी है, फाइनल आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम सब चीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो लीस्ट काउंट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मिल गया, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये रहा फॉर्मूला कि डायमीटर किसके इक्वल है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट
माइनस 0 एरर होता है। बट बिकॉज़ क्वेश्चन में 0 एरर नहीं दे रखा तो हम एज़्यूम करेंगे कि 0 एरर ऑलरेडी 0 है। मेन स्केल रीडिंग हमें 0 दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 52 डिवीजन, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको लीस्ट काउंट से, तो डायामीटर निकल के आ गया 0.052 सेंटीमीटर। एंड यही हमारा फाइनल आंसर था, करेक्ट ऑप्शन यही है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ऑन इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही जनरली स्टूडेंट्स को मुश्किल पड़ती है सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पर हमने कितनी आसानी से डायमीटर को कैलकुलेट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप चैट में लिख के भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग। टाइम इंटरवल को मेजर किया हमने क्लॉक के द्वारा, तो उसने एक रीडिंग दी। ओके, ये रीडिंग्स हैं 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड एंड 1.28 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करके दिखाना है? हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके दिखाना है एंड हमें रीडिंग्स दे रखी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज एरर जिसे डेल्टा ए से भी लिखा जाता है, यहाँ पर बिकॉज टाइम मेजर कर रहे हैं तो मैं टी लिख देती हूँ। हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। ओके, सो डेल्टा टी कैलकुलेट करना है हमें। डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी इक्वल हो जाता है डेल्टा रिलेटिव एरर इंटू 100%। एंड रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन इंटू 100%। तो स्टेप फर्स्ट है कि डेल्टा टी मीन, स्टेप फर्स्ट है टी मीन कैलकुलेट करना। इसका हम मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डेल्टा टी मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए है 2, यहाँ पर परसेंटेज भी साइड में है। क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछा है तो ये सबको आपको अपने आप ही समझ के रखना होगा कि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। ऑप्शन में आपको खाली 2, 4, 16 एंड 1.6 दे रखा है। सुखमन, एरर को फाइंड करने का ऐड करना पड़ेगा एरर को। यस, एरर फाइंड करने के लिए एरर्स को इस क्वेश्चन में एरर को ऐड नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पहले आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें रीडिंग्स दे रखी है, परसेंटेज एरर नहीं दे रखी है। क्वेश्चन को एक और बार करेक्टली रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये खाली मेजरमेंट है। जो वैल्यूज दे रखी है ये हमें एरर नहीं दे रखी है, मेजरमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें डेल्टा टी मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टी मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन उसका डिवीजन करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें खुद से एज्यूम करके रखना होगा कि ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1.6 एंड चेक करते हैं कि ये कैसे आया। तो पहले हमने क्या किया? टी मीन को कैलकुलेट करा। ओके, सारी वैल्यूज को ऐड किया डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज हैं वो। तो हमारा टी मीन आ रहा है 1.25। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? डेल्टा टी मीन कैलकुलेट करना होगा। बार का मतलब मीन ही होता है, इसको समझ लेना। टी बार का मतलब टी मीन ही होता है। सो पहला स्टेप हमने टी मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा टी मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा टी मीन का मतलब ही हो गया क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डेल्टा टी मीन किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 एंड सो ऑन डेल्टा T5। इस फॉर्मूले में हम ये मोड इसलिए लगाते हैं बिकॉज एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा एरर ऐड ही होता है इसीलिए।
ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मीन में से सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं एंड जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको ऐड कर दे रहे हैं। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी मीन कैलकुलेट कर दिया विच इज़ 0.02 सेकेंड। अब हमारे पास टी मीन है, डेल्टा टी मीन है, तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर लेंगे एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन इंटू 100% एंड हमने डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आया 1.6%। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया है एंड ये क्वेश्चन है ये कि एक स्क्रू गेज है हमारे पास जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। हमें कैलकुलेट करना है पिच। हमें लीस्ट काउंट दे दिया, हमें नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया, हमें पिच कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हमें कोई भी एफर्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सीधे है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। सो हमें पिच को कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं हमें, तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। पिच किसके इक्वल हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। सो सिंपली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो एंड फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 0.5 मिलीमीटर। ओके, 0.5 मिलीमीटर एंड सिंपली क्योंकि हमें लीस्ट काउंट दे रखा था, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा था, पिच कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूलाज हमें याद रखना है, फॉर्मूला याद होते ही क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। आई होप आपने लेक्चर्स हमारे सही से दिखे होंगे क्योंकि 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे एंड उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल होते हैं एंड मल्टीप्लाई में क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को अकाउंट में लेते हुए 9.99 माइनस 0.0099 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। 9.99 को सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099। फाइनल आंसर क्या होगा अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करें तो? आप इन दोनों क्वांटिटीज को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कहोगे कि फाइनल आंसर तो ये होना चाहिए 9.9801। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये वैल्यू आ रही है, पर क्या हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया? नहीं, हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स का यूज नहीं किया। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल प्लस एंड माइनस के लिए क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर का रूल प्लस एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कहता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का अगर कोई नंबर है क्वेश्चन में तो फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 3 हैं। तो फाइनल आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। बट यहाँ पर कितने आ रहे हैं? ये 9 भी सिग्निफिकेंट है, ये 9 भी सिग्निफिकेंट है, 8, 0 एंड 1 ये तीनों डिजिट भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 5 हैं। तो हमें 5 को 3 में रिड्यूस करना होगा। ओके, वो कैसे रिड्यूस करेंगे उसकी भी प्रॉपर्टीज हमने समझी थी लेक्चर में कि एस्टिमेट करेंगे। ओके, 1 बिकॉज 5 से छोटा है तो 1 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास बच गया 9.980 एंड बिकॉज 0 भी 5 से छोटा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास बच गया 9.98। तो फाइनल आंसर होगा 9.98 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ओके,
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है एंड सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें लग रहा होगा कि फाइनल आंसर तो ये होना चाहिए, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम अकाउंट में लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9.98 मीटर। सो ये क्वेश्चन हमें अब क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा ये क्वेश्चन आपको। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर के पास है एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है, और एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कोइंसाइड हो रही है n-1 रीडिंग ऑफ मेन स्केल। तो हमें कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट का वैसे जनरल फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से गिवन है कि एन रीडिंग nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रखा है। एंड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक लाइन भी कह रखी है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ओके, मेन स्केल के वर्नियर कैलिपर के साथ n डिवीजन है पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी। रिलेशन हमें जो गिवन है वो लिख दिया है, ये फॉर्मूला यूज करना है एंड लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करना है। तो वर्नियर स्केल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ हम पुट कर सकते हैं एंड देन हमें कह रखा है कि मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर के पास n डिवीजन पर सेंटीमीटर है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके इनमें से करेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड करेक्ट ऑप्शन जो फाइनली कैलकुलेट होके आएगा वो होगा 1/n² सेंटीमीटर। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कि कैसे ये आंसर आया है। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि n डिवीजन है जो वर्नियर स्केल का वो n-1 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का। तो हम 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमारे पास गिवन था। अब हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमने क्या किया, वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह वो रिलेशन यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास आया क्या, फाइनल सॉल्व होगी लीस्ट काउंट 1/n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन लिखी गई थी उसका यूज करेंगे कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है 1/n टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू रख देंगे, लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इजीली सॉल्व कर पाए होंगे, बिकॉज फॉर्मूला और क्या क्या गिवन था वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में जिसका लेवल थोड़ा हाई होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है एंड क्वेश्चन इज A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.01 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखो, फिर उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला लिखो एंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो चीज़ लिख लो। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते ही आप क्या कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज नीट्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर एक से ज़्यादा, जनरली 2 ही फॉर्मूलेस अप्लाई होते हैं।
तो हमें क्या कर रखा है, एक स्टूडेंट ने एक स्टील बॉल का डायमीटर मेजर किया स्क्रू गेज की हेल्प लेके, जिसका लीस्ट काउंट हमें गिवन दे रखा है कि 0.001 सेंटीमीटर होता है। ओके, जिसमें मेन स्केल की रीडिंग है 5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर दे रखा है तो उसे सेंटीमीटर में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज़ फाइनल आंसर्स की यूनिट देखिए आप क्या-क्या दे रखी है। मिलीमीटर में दे रखा है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, एंड जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन है वो 25th डिवीजन है किसका? तो हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दे रखी है 25 डिवीजन। ये क्वेश्चन में हमें 0 एरर गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 0 एरर गिवन है, जो कि है -0.004 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। डायमीटर कैलकुलेट करना है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? हेलो जगीवान सिंह। सो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ओके, माइनस 0 एरर। हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करो एंड फाइनल आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि जितने भी स्क्रू गेज से क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली डायमीटर से रिलेटेड ही आ रहे हैं। कभी-कभी क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करने के लिए रेडियस पूछ लिया जाएगा, तो हमें डायमीटर और रेडियस के बीच में भी रिलेशन पता है, तो हम ये सारे क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने वैल्यू डाल के फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो फाइनल आंसर है 0.529 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान हमें ज़रूर रखना है फिज़िक्स में, ओके? यूनिट्स ज़रूर मैच होनी चाहिए। अब ये आंसर कैसे आया उसको देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, लीस्ट काउंट गिवन था, मेन स्केल रीडिंग गिवन थी, वर्नियर स्केल रीडिंग गिवन थी एंड 0 एरर गिवन था, एंड ये हमारे डायमीटर का फॉर्मूला है। सिंपली हमें वैल्यूज़ को पुट करना था। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया एंड सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया 0.529 सेंटीमीटर। तो ये बॉल की डायमीटर हमने कैलकुलेट कर ली। सो क्वेश्चन ये ईज़ी था अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ओके, तो ये फॉर्मूला जो डायमीटर का है वो हमें याद रखना है। सो ये क्वेश्चन भी ईज़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में 4 क्वांटिटीज़ ए, बी, सी एंड डी को मेजर किया विथ परसेंटेज एरर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। ओके, तो जो परसेंटेज एरर है ए का दैट इज़ 1, परसेंटेज एरर है जो बी का दैट इज़ 2, सी का 3 एंड डी का 4। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है तो इस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो। 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। हमें परसेंटेज एरर दे रखे हैं ए, बी, सी, डी का, एंड हमें पी का फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है पी में। तो इस टाइप का अभी हमने फॉर्म पढ़ा था कि अगर z इक्वल है a रेज़ टू द पावर p, b रेज़ टू द पावर q, c रेज़ टू द पावर r, सो डेल्टा z बाय z किसके इक्वल हो जा रहा था? p इंटू डेल्टा a बाय a प्लस q इंटू डेल्टा b बाय b प्लस r इंटू डेल्टा c बाय c। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हम परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मल्टीप्लाई कर दे 100% से बोथ साइड, तो डेल्टा z बाय z इंटू 100
परसेंट इक्वल हो जाएगा P इंटू डेल्टा A बाय A इंटू 100% प्लस Q डेल्टा B बाय B इंटू 100% प्लस R डेल्टा C बाय C इंटू 100%। सो ये फॉर्म था जब z की वैल्यू हो a रेज टू द पावर p, b रेज टू द पावर q, c रेज टू द पावर r। अब हमें p गिवन है। ओके, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था जिसकी हमने लेक्चर में प्रैक्टिस करी थी। अब क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इसमें अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना हो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है और उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो p की हमें फॉर्म दे रखी है a रेज टू द पावर 3 a क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी डी। सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा p बाय p किसके इक्वल होगा। यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा p बाय p इंटू 100% इक्वल होगा 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाय b 100%। जैसे कि मैंने बताया एरर हमेशा ऐड होगा एंड c की कोई पावर नहीं है, तो c की पावर 1 है। सो 1 इंटू डेल्टा c बाय c 100% प्लस 1 इंटू डेल्टा d बाय d इंटू 100%। डेल्टा a बाय a इंटू 100% की हमें वैल्यू दे रखी है 1। डेल्टा b बाय b इंटू 100% की वैल्यू दे रखी है 2। डेल्टा c बाय c इंटू 100% की वैल्यू दे रखी है 3 एंड डेल्टा d बाय d इंटू 100% की वैल्यू दे रखी है 4। उससे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यूज आप पुट करें एंड इन सबको ऐड करके बताएं कि फाइनल आंसर क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर है वो है 14। आपको सिंपली वैल्यूज डालनी थी। ओके, डेल्टा a बाय a की वैल्यू थी 1, सो 3 इंटू 1। डेल्टा b बाय b की वैल्यू थी 2, सो 2 इंटू 2। डेल्टा c बाय c की वैल्यू थी 3 एंड डेल्टा d बाय d की वैल्यू थी 4। तो इन सबको ऐड किया तो फाइनल आंसर इज 14। इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आपको डिफरेंट फॉर्म्स दे देंगे एंड आपसे कहेंगे कि परसेंटेज या रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको सिंपली याद रखना है कि एरर हमेशा ऐड होता है एंड जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सिंपली हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर हर जगह परसेंटेज है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ओके, एंड मे बी इस साल के नीट में कोई दूसरी फॉर्म दे दे, ठीक है, आपको a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर 1, c रेज टू द पावर 6, d रेज टू द पावर 4, कुछ भी ऐसी फॉर्म दे दे, कुछ भी बना दे अपने साइड से। अगर हमने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो कैसी भी फॉर्म आए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशन एनालिसिस से एंड क्वेश्चन में कहा गया कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, अगर फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज कर लिया है तो हमें एनर्जी की डायमेंशन बतानी है F, A एंड T के टर्म्स में। जब मैं लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें किसी और क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कह दिया जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है। हम एफ का डायमेंशन जानते हैं, हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन जानते हैं, टाइम का डायमेंशन जानते हैं। इनकी कुछ पावर कंसीडर कर लेते हैं ABC एंड ABC की वैल्यू फाइंड करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं। मेरा मतलब ये कि हमें किसकी डायमेंशन फाइंड करना है, एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है। सो एनर्जी को हम लिख देते हैं
F raised to the power A raised to the power, acceleration raised to the power B, and time raised to the power C. अब हम फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम तीनों का डायमेंशन जानते हैं, हम एनर्जी का डायमेंशन जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml2 t-2, ओके। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml-2 रेज टू द पावर a। एक्सेलरेशन की डायमेंशन है lt-2 इंटू b, एंड टाइम का डायमेंशन है t। m के पावर को कंपेयर करो बोथ साइड, l के पावर को कंपेयर करो एंड t के पावर को कंपेयर करो, उससे हम क्या करेंगे, a b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर m की पावर क्या है, 1, सो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर m की पावर क्या है, a, इधर m की पावर क्या है, 0, और इधर m की पावर क्या है, 0। तो सिंपली a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब l की पावर्स को कंपेयर करते हैं, l है यहाँ पर 2, यहाँ पर l की पावर क्या है, a, प्लस यहाँ पर l की पावर क्या है, b, ओके। अब t की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर t की पावर है -2, हम पावर्स कंपेयर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। t की पावर यहाँ पर क्या है, -2 इंटू a, प्लस यहाँ पर t की पावर क्या है, -2 इंटू b, प्लस यहाँ पर t की पावर है c। a की वैल्यू हमें मिल गई 1, सो a की वैल्यू 1 मिल गई, तो इस इक्वेशन से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू 1 डालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू भी आ जाएगी 1, ओके। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो a एंड b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इससे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इक्वल टू, a की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो वो हो गया -2, b की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो उसकी वैल्यू भी हो गई -2 इक्वल टू c, सॉरी प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2। तो अब मैं रिप्लेस कर सकती हूँ a को 1 से, a को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, b को रिप्लेस कर दिया 1 से, एंड c को रिप्लेस कर दिया 2 से। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, f1 a रेज टू द पावर 1 d रेज टू द पावर 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर में हमने इसके बारे में डीपली और डिस्कशन कर रखा है, और इसको समझने के लिए आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया है बी। ये क्वेश्चन भी इजी है बट लेंदी है, एंड कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसको केयरफुली करना होता है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड ये उसका सॉल्यूशन है। वही हमने सेम पावर एज्यूम करा, एंड फिर पावर को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, जिसकी वजह से ए, बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ओके। सो ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ रहा है F-A-T²। यहाँ पर एनर्जी के बारे में पूछा है, मे बी नेक्स्ट पेपर में किसी और फिजिकल क्वांटिटी पावर की डायमेंशन हमसे पूछ ले, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। तो हमेशा मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का यही था कि हर चीज को बिल्कुल बेस क्वांटिटीज में तोड़ दो, ओके, एंड पावर को रैंडम सेट कर लो ABC, एंड उस ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमें डायमेंशन फाइंड करना है स्ट्रेस का। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेस का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सॉलिड चैप्टर पढ़ा है, एंड सॉलिड चैप्टर में हम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस होता है। हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, हमें एरिया का डायमेंशन पता है, तो हम स्ट्रेस का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं।
फोर्स का डायमेंशन मैंने जैसे ही कहा याद रखना है हमें, ml t-2। एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है तो एरिया का डायमेंशन L² हो जाएगा। सो स्ट्रेस का डायमेंशन ml-1 t-2 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ml-1 t-2 ये स्ट्रेस का डायमेंशन है। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देने के लिए आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अब जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को और घुमा के आपको इस साल के पेपर में दे सकता है। एंड वो क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसी कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन से मैच करता है। अगर मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है दूसरी जिसका डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन से मैच करता है, तो उसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। बिकॉज प्रेशर का भी जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एंड स्ट्रेस दो अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट उन दोनों का फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस एंड प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। सो डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, हमें ये तो बता देता है कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा, बट हमें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि उस क्वांटिटी कहाँ पर यूज में आती है। जैसे कि स्ट्रेस सॉलिड में यूज आती है, प्रेशर क्या होता है जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं किसी यूनिट एरिया पे, तब प्रेशर वर्ड का हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि लिक्विड गैस हर चीज में यूज किया जाता है। तो ये ड्रॉबैक था डायमेंशन एनालिसिस का। ओके, बट स्ट्रेस एंड प्रेशर का डायमेंशन सेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमने फिलहाल डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया है एंड उसका ऑप्शन सी है, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन कैलकुलेट करके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आया है। एंड क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ बनाना है सी जी एंड ई² अपॉन 4πε0 का यूज करके। ओके, तो कैसे करेंगे हम? लेंथ का डायमेंशन सी जी एंड ई² अपॉन 4πε0 का यूज करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे, सी की पावर ए एज्यूम कर लेंगे, जी की पावर ओके बी एज्यूम कर लेंगे, ई² अपॉन 4πε0 की पावर सी एज्यूम कर लेंगे। सबका बेस डायमेंशन में हम तोड़ेंगे एंड एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सी का डायमेंशन की बात करें तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड का डायमेंशन क्या होता है या फिर यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो जाएगा L t-1 रेज टू द पावर a। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r²। सो फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर जी हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है L²। मास का डायमेंशन क्या होता है m²। दिस रेज टू द पावर b। अब थर्ड क्वांटिटी e² अपॉन 4πε0, इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करें? तो अगेन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना होगा। आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कूलम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि K Q² बाय R²। ओके, जहां पर K किसके इक्वल होता है 1/4πε0। Q चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो E² डिवाइडेड बाय R²।
तो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू हो गई फोर्स इंटू आर स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि तो सी जो हमारे पास टर्म है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 उसका फॉर्मूला हो गया एक्चुअली में फोर्स इंटू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस फोर्स और इस आर को भी उसके बेस डायमेंशन में तोड़ेंगे एंड अगेन लेफ्ट हैंड साइड की पावर राइट हैंड साइड की पावर से कंपेयर करेंगे एंड फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन ये काफी लेंथी क्वेश्चन है एंड इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। बट ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग है बट ये आपको क्या करेगा, मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो आपको क्या करनी है, वैल्यू डालनी है एंड कंपेयर करना है ऑन बोथ साइड। सो कंपेयर करके फाइनल आंसर बताइए कि फाइनल आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ओके, फोर्स का डायमेंशन है ml(t-2) एंड आर का डायमेंशन है l स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू डाल दी होगी एंड एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली होगी एंड एबीसीडी की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते ही फाइनल आंसर के साथ मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी है। ओके, ये तरीका आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लेंथी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो थोड़ा छोटा है एंड उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है एंड ऐसे ही ट्रिक्स का हमें यूज़ करना चाहिए जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 का यूज़ करके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका डायमेंशन एल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये कि किसी एक का ही डायमेंशन एल के इक्वल होगा। तो क्यों ना हम खुद से ही जी इस टर्म और इसकी डायमेंशन को ऑप्शन में पुट करें एंड चेक कर ले कि किसका डायमेंशन एल के इक्वल है। सिंपल। ओके, जी का डायमेंशन फाइंड कर ले, इसका डायमेंशन फाइंड कर ले, सी का डायमेंशन हमें पता ही है एंड चेक कर ले कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस चीज से क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी और कोई एक ऑप्शन करेक्ट आपके पास आ जाएगा। इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा है एंड ये टाइम सेविंग भी होगा अगर आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। तो जी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जी का डायमेंशन क्या है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ओके, m-1 एल क्यूब t-2, ये जी का डायमेंशन है। ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 का डायमेंशन किसके इक्वल है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, m-1 एल क्यूब सॉरी m1 एल क्यूब t-2 एंड सी का जो डायमेंशन है दैट इज एल t-1 ठीक है। अब पहले ऑप्शन में पुट करके देखते हैं, सी स्क्वायर और इंटू जी इंटू दिस टर्म, मास मल्टीप्लाई बट लेंथ क्या हो रही है, लेंथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो एल रेस टू दी पावर 6 बन जा रहा है और टी रेस टू दी पावर -4 हाफ भी कर देंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर बी ऑप्शन की बात करें, सो मास कैंसिल हो जा रहा है करेक्ट, लेंथ क्या हो जा रही है, मल्टीप्लाई हो जा रही है एल रेस टू दी पावर 6 और टाइम, और उसके साथ ये टर्म कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, तो ये भी गलत। अगर जी को डिवीजन में ले आए, जी को जैसे ही हम डिवीजन में ले आ रहे हैं तो मास की टर्म बच जा रही है, तो ये सी ऑप्शन गलत। सो डी ऑप्शन जिसमें जी मल्टीप्लाई ये, तो करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एंड इसके साथ स्क्वायरिंग करी जा रही है, तो हमारे पास
ये पहला तरीका तो हमने सीखा कि जब सारे के सारे टर्म्स को हम वैल्यू में डालें एंड कैलकुलेट करें एंड ऑप्शन के साथ कैलकुलेट करें, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हमें दे रहा है 3। ठीक है, तो ये हमें लेंथ का डायमेंशन प्रोवाइड कर दे रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड? जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उससे रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? आपको डेफिनेशन याद होगी कि वही टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो x इक्वल है AT प्लस BT स्क्वायर। ओके, एंड हमें क्या करना है? b की यूनिट फाइंड करनी है। x इक्वल है AT प्लस BT स्क्वायर एंड हमें b की यूनिट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जो यूनिट होगी x की वो इक्वल होगी यूनिट ऑफ AT इक्वल होगी यूनिट ऑफ BT स्क्वायर। ओके, तो x की यूनिट क्या है? x की यूनिट, बिकॉज x क्या है? डिस्टेंस है, तो x की यूनिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखी जाए किलोमीटर्स में है, तो x की यूनिट है किलोमीटर्स में। b की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम की यूनिट है सेकेंड स्क्वायर। तो b की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ये पहला क्वेश्चन था। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? वो यही चीज कहता है कि वही टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन या यूनिट सेम होगा। तो इसीलिए हम ये लाइन लिख पाए कि यूनिट ऑफ x इक्वल होगा यूनिट ऑफ AT इक्वल होगा यूनिट ऑफ BT स्क्वायर। अगर हमसे क्वेश्चन में यूनिट ऑफ A पूछा जाता तो किसके इक्वल हो जाता? वो इक्वल हो जाता किलोमीटर पर सेकेंड। बट हमें यूनिट ऑफ B पूछा है, तो वो किसके इक्वल हो गया? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज इस पे भी आ सकता था कि अगर वो हमसे बी का डायमेंशन पूछ लेते तो उसका आंसर क्या होता। इस टाइप के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, नीट में आते भी हैं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत कम टाइम लिया एंड बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ईएमएफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईएमएफ इक्वल होता है L इंटू DI/dt। ओके, जहां पर ईएमएफ पोटेंशियल होता है। सो इस फॉर्मूले का यूज करके आप सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो उसके लिए हमें पोटेंशियल का डायमेंशन पता होना चाहिए, हमें टाइम का डायमेंशन पता है, हमें आई का डायमेंशन पता है कि एम्पियर होता है। ठीक है, आई का डायमेंशन की टर्म्स में ए लिखते हैं एंड पोटेंशियल का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ml2t-2 a-2। अब ये कैसे आता है? तो इंडक्टेंस का ईएमएफ वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईएमएफ या फिर एनर्जी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ईएमएफ है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू LdI/dt। और ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है एंड क्यू किसके इक्वल होता है? IT के इक्वल होता है।
वर्क डन, बिकॉज एनर्जी है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ml/2t-2। टाइम का डायमेंशन t है। याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ t ही होता है डायमेंशन में, तो dt का भी डायमेंशन t ही होगा एंड टाइम का भी डायमेंशन t ही होगा। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा इस फॉर्मूले से, it होता है तो डायमेंशनली at हो जाएगा एंड di का डायमेंशन a हो जाएगा। अब बस आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है एंड सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिजिक्स में बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ी है, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को कोई नया फॉर्मूला सीखें तब उसकी यूनिट एंड उसका डायमेंशन जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, बिकॉज नीट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था अगर हमें फॉर्मूला पता हो कि इंडक्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा v by डेल्टा z is given by F equals to eta a dv by dz, where eta is the constant called, eta को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं एंड हमें क्या करना है, eta का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। eta का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर हमें फॉर्मूला गिवन है F इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी टी, तो हम फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, हम एरिया का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, dv का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एंड dz का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होगा। इन सब की वैल्यू हम डाल के फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो टाइम लेके ईटा का डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फोर्स का डायमेंशन है ml/t-2। डायमेंशन फॉर्मूले में कभी भी साइन का यूज नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव साइन हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं होगा। हमें ईटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 एंड डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। सो L से L कैंसिल, T-1 से एक पावर कैंसिल, इट विल बी -1, ठीक है। एंड ये L स्क्वायर यहाँ डिवाइडेड में आ गया, तो फाइनल आंसर इज M L-1 T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी था बिकॉज फॉर्मूला हमें दे ही दिया, विस्कस फोर्स का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन। एंड ईटा का हमने यहाँ पर डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमने इनफ अमाउंट में नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, तो इस साल के भी जो पेपर है उसमें आप इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है कि हमें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है प्रेशर का। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml/t-2। एरिया का डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर। सो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-1 T-2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ml-1 T-2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज की क्लास में हमने मैक्सिमम अमाउंट में हर एक टॉपिक से आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के भी जो पेपर आएगा उसमें से यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आएगा एंड इन्हीं सारे फॉर्मूलेज में से कोई सा एक होगा। सो अगर आपने ये क्लास अच्छे से प्रैक्टिस करी है प्लस हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जनरली हमें सिर्फ डायामीटर एंड वर्नियर कैलिपर के फॉर्मूलेज याद रखने की ज़रूरत थी। एरर एनालिसिस के भी फॉर्मूले हमने याद करे थे, बाकी सारे हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस से ही होने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, बट ये चैप्टर
हर जगह यूज़ में आता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के नीट से आने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।